एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो अभी हम लोग नीट 2025 का क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर रहे हैं जो कल ही हमारा एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे और साथ में उसका कोर बेस कॉन्सेप्ट्स भी समझते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है जो हमारा सेल से आया है। ठीक है ना, ये जो चैप्टर हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है सेल, उससे आया है। देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें एक असर्शन है, रीज़न है और उसके बाद आपको बताना है। तो पहले असर्शन पढ़ते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल। पहले तो ये सारा पार्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, कि प्राइमरी फंक्शन किसकी बात हो रही है, गोल्जी अपैरेटस की। तो गोल्जी अपैरेटस का सेल में लोकेशन क्या है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है, गोल्जी अपैरेटस में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ एक सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इधर इन्होंने कुछ असर्शंस क्या बताया। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपैरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल। इस पूरे चीज़ का हम लोग मतलब वर्ड बाय वर्ड समझेंगे कि इंट्रासेलुलर टारगेट्स क्या होता है या आउटसाइड द सेल्स ये क्या होता है। अब रीज़न इन्होंने क्या बताया, वेसिकल्स। पहले तो आप समझिए कि वेसिकल्स होता क्या है, किसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो यहाँ पर का 3 मेजर कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। पहला, वेसिकल्स क्या होते हैं, उसके बाद गोल्जी अपैरेटस का सिस फेज क्या है, ट्रांस फेज क्या है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर उस वेसिकल्स का क्या होता है। ठीक है, तो 3-4 यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट है। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट 1 by 1 यहाँ आपका क्लियर किया जाएगा और उसके बाद हम लोग इसका ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए ये एक हम लोग सेल का डायग्राम देखते हैं। सेल के अंदर क्या क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग सेल में आते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ द सेल, द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज़ द न्यूक्लियस। हम लोग न्यूक्लियस से अपनी कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए क्या न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है। डीएनए कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के पास है वो हमको क्या चाहिए, हमको न्यूक्लियस से बाहर चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। तो अब ये कैसे होता है, डीएनए से पहले उसका जेरोक्स बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए। ये आरएनए डीएनए टू आरएनए बनने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए से आरएनए बनाया और आरएनए ये जो रेड कलर में है ना, पता नहीं आप लोगों को क्लियर है या नहीं, व्यू क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करें 1 by 1 हम लोग सारे सेल ऑर्गेनल्स का पोजीशन अलॉन्ग विद देयर फंक्शन क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या है, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है और अगर ये आपको ये सारा जो सीक्वेंस है जैसे ये हम आपको बता रहे हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके बेसिस पे आपका सेल ऑर्गेनल का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से यहाँ पे बताया जा रहा है। आप देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो न्यूक्लियस है दैट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्यों है, क्योंकि उसके पास डीएनए है। डीएनए के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो सेल को सर्वाइव करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए जो भी चाहिए वो डीएनए के अंदर है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होनी है, डीएनए के बाहर। तो डीएनए कह रहे हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो कि डीएनए है उसका जेरोक्स बनेगा, दैट इज़ द आरएनए। उस प्रोसेस को डीएनए टू आरएनए को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए बाहर आया, आरएनए बाहर आके क्या साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूमता रहेगा, नहीं घूमेगा। आरएनए का काम क्या है, आरएनए इज कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विच वाज स्टोर्ड इन द डीएनए बिफोर। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर के एमआरएनए क्या हुआ, इसने न्यूक्लियोपोर से न्यूक्लियस के बाहर आ गया। न्यूक्लियस के जैसे ही वो बाहर आता है
तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हमारे सेल में कौन कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? जहाँ जहाँ डीएनए है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जब प्लांट सेल्स की बात करते हैं प्लास्टिड्स, ये सारा का सारा क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट में आ भी सकता है ना, 2026 में भी वेरी प्रोबेबल है कि आपको आ जाए। तो जो ये न्यूक्लियस होता है, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें पोर्स होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। इसके थ्रू क्या होता है? एमआरएनए बाहर आता है। जैसे ही आउटर मेम्ब्रेन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटिन्यूएशन शुरू हो जाता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटिन्यूएशन शुरू होता है। जहाँ जहाँ पे राइबोसोम्स स्टडेड है, जहाँ जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, वो क्या होता है? इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जिस पे ये एमआरएनए आकर के अटैच हो जाता है। अब एमआरएनए, सॉरी हाँ, ये एमआरएनए जो कि मैसेज लेकर के आया है, ठीक है। तो एमआरएनए आकर के इस राइबोसोम्स पे अटैच हो गया, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये एमआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए क्या लेकर आया है? एमआरएनए इज द मैसेंजर आरएनए विच इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। और अब इस इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना है? प्रोटीन में चेंज करना है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन ऐसे नॉर्मल वे में हम लोग किसको कहते हैं? चेंज इन द लैंग्वेज। जैसे कि अगर हिंदी का ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश का ट्रांसलेशन जर्मन में करते हैं, तो इस तरह से वी आर चेंजिंग द स्क्रिप्ट। हम लोग क्या करते हैं? एक ही मैसेज है लेकिन उसको हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में चेंज करते हैं, जो लिखने का तरीका है वो बदल जाता है। तो इसीलिए इसका नाम ये रखा है, क्योंकि ये जो मैसेज लेकर आया था वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लेकर आया था, जिसको ट्रांसलेट कर देना है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड चेन्स, जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे, ठीक है, पेप्टाइड चेंज में। तो अब एमआरएनए क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन कहाँ जाएगा? जो सिंथेसाइज हुआ प्रोटीन, इज दिस प्रोटीन इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म? नहीं, ये प्रोटीन कहाँ बना है? ऑन द सर्फेस ऑफ द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पिंक स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्रोटीन विच इज इनसाइड द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस प्रोटीन के अंदर क्या होने वाला है? इस प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आता है इस प्रोटीन के अंदर? इस प्रोटीन के अंदर जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ग्लूकोज अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोटीन है ये वेसिकल के फॉर्म में ये धीरे धीरे मूव, ये क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये जितना भी मेम्ब्रेन है, ये पूरा जो पार्ट है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जो हमारे सेल में इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ बहुत फ्लेक्सिबल होती है, एक चीज़ टूट करके दूसरी चीज़ बनाती है, मेम्ब्रेन्स आपस में टूटते और जुड़ते रहते हैं। तो ये जो प्रोटीन था ये वेसिकल के फॉर्म में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिसोसिएट हो जाएगा। सो दिस इज द वेसिकल। ये हमारे क्वेश्चन में था ना, ये हमारे क्वेश्चन में था कि वेसिकल, तो ये वेसिकल है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है उसको कंटेन किए हुआ है। अब क्या होगा? इसके जस्ट आगे, जैसे ही आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे मूव करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा गोल्जी अपैरेटस। सबसे पहले था पहला नंबर पे न्यूक्लियस, दूसरे नंबर पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरे नंबर पे गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस इज वेटिंग टू रिसीव दीज वेसिकल्स विच इज कमिंग फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अब ये जो इंडोप्लाज्मिक जो गोल्जी अपैरेटस है, इसका दो फेस है। जो रिसीव कर रहा है उसको हम लोग रिसीविंग फेज या सिस फेज कहेंगे, और जहाँ से उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो वेसिकल से इन्होंने रिसीव कर लिया, गोल्जी अपैरेटस ने रिसीव कर लिया ये वेसिकल, जो कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आ रहा है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आ रहा है, जो कि प्रोटीन्स और लिपिड्स को कंटेन करके आ रहा है ना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टेरॉइड्स का लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही ये अंदर आता है गोल्जी अपैरेटस के अंदर, तो इस सारे प्रोटीन्स में फिर चेंजेस आता है और फिर इसमें एक वेसिकल बनता है, और नाउ दिस वेसिकल इज जस्ट लाइक योर पोस्टल सर्विस। जैसे कि हमारा अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये क्या होता है? ये आपका एड्रेस लगा देते हैं कि ये सामान की पैकेजिंग तो हो गई, अब इसको जाना कहाँ है। जब तक एड्रेस नहीं लिखा रहेगा वो सही जगह पे कहाँ जाएगा? तो पोस्टल का एड्रेस पेस्ट करने का काम गोल्जी अपैरेटस करता है। नाउ दिस वेसिकल विच इज़ जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम
फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस फ्रॉम द सिस्ट फेस, इसके पास ये मैसेज होता है कि इसको सेल के अंदर किसी ऑर्गेनेल में जाना है, सेल के साइटोप्लाज्म में रहना है, या सेल के बाहर जाके सिक्रीट होना है ना। तो ये सारी की सारी मैसेज ले करके ये वेसिकल गोल्जी अपैरेटस से बाहर निकलता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इसी मैकेनिज्म पे आया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। चलिए एक बार हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। आई होप ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, आप हमको बताइए, हम फिर से रिपीट करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, फ्रॉम न्यूक्लियस टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी अपैरेटस। क्या होता है न्यूक्लियस में? डीएनए, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए आया ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, जिसने बनाया प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर था। उससे निकला वेसिकल, वेसिकल चला गया सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस, उसके अंदर उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसके सरफेस पे टैगिंग होती है कि उसको जाना कहाँ है। बस आपका क्वेश्चन भी यही है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है। The primary function of the Golgi apparatus is to package. पैकेजिंग का काम करता है आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है ना। टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक, इसने वेसिकल कहाँ का रिसीव किया था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एंड डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। फिर उसमें क्या होता है, उन्होंने पोस्टल एड्रेस लगा करके वो सेल के अंदर रहना है, सेल के बाहर जाना है, बहुत सारा सिग्नल्स होता है, बहुत सारा हार्मोन्स होता है जो कि सेल के बाहर जाना पड़ता है। तो वो सारी की सारी लेबलिंग, सारी की सारी टैगिंग कहाँ होती है? गोल्जी अपैरेटस करता है, ठीक है। अब ये रीज़न देखिए, वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस face of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans face of the Golgi apparatus। तो ये आपका रीज़न, असर्शन इटसेल्फ इज़ करेक्ट, जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है कि ऐसा होता क्यों है वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या करता है, सिस फेस से उसने एक्सेप्ट किया और ट्रांस फेस में उसने टैगिंग के बाद निकाल दिया, जिसकी वजह से यही इसका रीज़न है, जिसकी वजह से वो सही अपने टारगेट पे जा सकता है ना। क्योंकि सारी की सारी टैगिंग कहाँ हो चुकी है? गोल्जी अपैरेटस में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारा दोनों सही है, और दोनों सही होने के बाद एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, नहीं, ए भी ट्रू है। तो ये भी आपका क्या हुआ? ये भी आपका रॉन्ग हो गया। एक मिनट, उप्स, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड आपका क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही, यही आपका आंसर होगा। आप लोग चेक कर लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट, नहीं, ये बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों ट्रू भी है, और असर्शन जो रीजन है, रीजन इज ट्रू फॉर द असर्शन, बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया हो, और आप कमेंट करके बताएं ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको इसको रिपीट करवाना है तो वो आपको स्टेप वाइज स्टेप पूरी सेल की सीरीज़ आएगी, जिसमें आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इसी तरह से हम लोग नीट का कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, आपका बहुत कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा बायो का क्वेश्चन वैसे करके कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके देन, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू।